Hello students, myself Rajiv Kumar, working as assistant professor in the Department of Applied Science Mathematics, and today we will discuss about a new topic, linear programming problem. You are already study in class 12th linear programming problem. तो इसकी जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर का मीनिंग होता है कि जितने भी हमें कोई भी वेरिएबल्स दिए जाते हैं, वेरिएबल्स हैव द ओनली सिंगल पावर। तो लीनियर का मीनिंग ये होता है, और प्रोग्रामिंग का मीनिंग ये है हमारे पास कि जैसा हमने स्टडी किया होगा कि हमें कुछ फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशंस करनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो वहाँ पर आपने फॉर्मुलेशन किया होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई भी कारपेंटर है, वो प्रोडक्ट बना सकता है 2 टाइप्स 3 टाइप्स। जैसे कि मान लीजिए मैं 2 तरह के प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ही आल्सो मेक्स चेयर एंड टेबल। अब चेयर एंड टेबल बना रहा है, तो चेयर और टेबल बनाने के बाद आपने देखा होगा उसमें कि उसमें उनको वो सेल करना चाहता है। अब सेल करने के बाद उसको प्रॉफिट लेना है। हमने यहाँ पर कुछ, आप लोगों को याद आएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम की होंगी कि हमारे पास देयर आर द 2 टाइप्स प्रोडक्ट्स, चेयर एंड टेबल। अब मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि उसको वो 5 रुपीज़ के प्रॉफिट पर बेचता है और इसको 7 रुपीज़ के प्रॉफिट पर सेल करता है, तो अब हमें ये बताना होता है कि उसका टोटल प्रॉफिट कितना है। अब प्रॉफिट तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हमारे पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स जिनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर वो सेल करता है तो सेल किसके लिए करेगा? प्रॉफिट के। उसको चेयर पर सेल करने पर मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ x1 वेरिएबल और इसको इमेजिन कर लेता हूँ x2 वेरिएबल। तो प्रॉफिट जो होता है, जितनी हम सेल करेंगे, अगर मैं x1 की बात करता हूँ, वी आल्सो सेल द 3 यूनिट्स, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 5 × 3। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक दिन में 5 चेयर सेल की हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा कि अगर वो 5 सेल करेगा तो जो भी प्रॉफिट होता है वो नंबर ऑफ यूनिट से कैलकुलेट होता है। तो जो हम प्रॉफिट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर यूनिट्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराते हैं, और फिर ये देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो ये केवल हमें टोटल बताएगा, क्योंकि जितनी हम चेयर और टेबल, यानी कि जितनी चेयर टेबल वो सेल करेगा कारपेंटर, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट इज द कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ द बोथ वेरिएबल एंड मल्टीप्लाई विद द 1 यूनिट प्रॉफिट। तो इस तरह आपने, ये तो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम बात कर रहे थे, ये कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका भी हम प्रॉपर फॉर्म आपको बताएंगे। अभी तो मैंने कोई एक एग्जांपल समझाने के पर्पज से आपको बताया है। और दूसरी चीज़ होती है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज या सेल करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं। बाउंडेशंस किस तरह की हो सकती है? अब मान लीजिए वो चेयर और टेबल तो बना सकता है, लेकिन उसके पास एक सफिशिएंट मनी है या नहीं है। क्यों? रॉ मटेरियल भी तो परचेज करना होता है। तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए उसको ये देखना होगा कि मेरे पास मनी कितनी है। उसके बाद आपके पास एक दिन में आप कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास लेबर नहीं है, क्योंकि लेबर के अकॉर्डिंग अब एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेबर की भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, हमारे पास स्पेस की रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, हमारे पास मनी भी है, लेबर भी है, बट हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको हम कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, इतना हमारे पास गोदाम या स्टोर नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे पास टाइम की रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है कि हम सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम टाइम में बंधे हुए हैं कि हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 4 to 5 एक्टिविटी हैं, तो हम कहाँ से इतना टाइम उसको दे पाएंगे। तो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस
विद आर एसोसिएटेड विद द प्रॉफिट फंक्शंस। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हमारे प्रॉफिट फंक्शन से जुड़ी होती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 12th लेवल में हमें पढ़ाई जाती हैं और वहाँ पर हमें एक सॉल्यूशंस बताया जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होती हैं और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व होती हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको बेसिक आइडिया दिया है, इसमें कहीं भी आपको x की 2 पावर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर कहीं भी आपकी 2 पावर x में आ जाती हैं तो हम इसको नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से डिफाइन करते हैं और जितनी भी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं वो हमारी नेक्स्ट यूनिट में आती हैं और उनको हम डिफरेंट मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो उनको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को हम किन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो केवल लीनियर, यानी कि हम सिंगल पावर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर x की भी सिंगल पावर है, x2 की भी सिंगल पावर है और अगर इससे ज़्यादा भी वेरिएबल हमारे पास आएंगे तो उसमें भी हमारे पास सिंगल पावर ही होंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम फॉर्मूलेशन, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 1-2 क्वेश्चंस फॉर्मूलेशन का बता देंगे कि फॉर्मूलेशंस कैसे होता है, लेकिन बेसिकली फॉर्मूलेशंस आप सबका पढ़ा हुआ है 12th में कि फॉर्मूलेशन कैसे होता है। एक स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, रीड करके हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और टेबल में जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट दिया जाता है वैसे वैसे हम उस एंट्री को टेबल में पुट करते चले जाते हैं और फिर उनकी हेल्प से हम कुछ भी इस तरह की क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। आप जब फॉर्मूलेशन करते हैं तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जनरल फॉर्म होती है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है, यहाँ पर होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारा मैक्स जेड हो सकता है और मिनी जेड हो सकता है। C1 x1 C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस C4 x4 प्लस Cn xn। हमारे पास x1 x2 x3 where C1 C2 C3 dot dot Cn are constant values and x1 x2 x3 dot dot xn are decision variables। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस जो हमारे पास होती हैं उनको हम यहाँ पर डिफाइन करा सकते हैं। सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे पास, या ऑब्लिक इनको कंस्ट्रेंट्स भी बोला जाता है। तो जो हमारे पास होती हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाते हैं। C1 x11, यहाँ पर आपका C11 x11, C12 x12, C13 x13 प्लस C1n x1n। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए 3 साइन हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको लेस भी हो सकता है। लेस का मीनिंग आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने अपने गार्जियन से 100 रुपीज़
लिए और आपने कहा कि मुझे मार्केट से कुछ बुक्स, पेंसिल, आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं। अगर आपने वहाँ पर 100 रुपीज़ लेने के बाद आपने केवल स्पेंड किए, टोटल आपने एक्सपेंडिचर किया 97 का, तो आप फिर भी वहाँ पर 3 रुपीज़ अपनी पॉकेट सेव मनी कर लेते हैं। तो वो जो कंडीशंस है वो लेस को इंडिकेट करती है। और इक्वेशंस का मीनिंग होता है कि अगर मैंने 100 रुपीज़ परचेज लिए हैं और मैं 100 के 100 बुक्स, पेंसिल या अदर आइटम में उसको खर्च कर देता हूँ, तो ये कहलाता हमारा इक्वल होना। और एक होता है कि आप लेकर गए 100 लेकिन आपने एक्सपेंडिचर कितने का किया, आपका 100 से ऊपर चला जाता है एक्सपेंडिचर, तो वो कंडीशंस कहलाती है ग्रेटर वैल्यू होना। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। लेस कब यूज़ करते हैं, इक्वल कब होता है और ग्रेटर हमारा कब होता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू किसी भी तरह की आपको दी जा सकती है। और राइट में यहाँ पर वैल्यूज़ निगेटिव भी हो सकती है B1 और पॉजिटिव, ये कुछ कांस्टेंट होंगे। उसके बाद आएगा C21, C22, C23, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास, देखिए इनको डिसीजन वेरिएबल तो हम सिंगल ही बना लेते हैं, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं दिखा रहे हैं। C1 यहाँ पर आपका X1, X2, क्योंकि इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म से हटा लेते हैं। ये फिक्स कर दिए हमने यहाँ पर वेरिएबल, हाँ तो हमारे फिक्स ही रहेंगे, वेरिएबल नहीं बदलेंगे। गलत लिख दिया था मैंने, इनको हम इस तरह ही रख करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी X1, X2, X3 ही यूज़ किए हैं। तो जो डिसीजन वेरिएबल हमें यहाँ पर, वेरिएबल तो आपका चेंज नहीं होगा। आपने X1, X2, X3 लिया है तो यहाँ पर भी आप X1, X2, X3 ही लेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितने वेरिएबल दिए गए हैं, तो उतने ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इनको नहीं चेंज करेंगे। क्योंकि अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पर 1, 2, 3 लिखते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास फिर बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे। तो आगे आपके पास है C2n xn लेस इक्वल ग्रेटर B2। उसके बाद लिखेंगे C31 x1, C32 x2, C33 x3 प्लस C3n xn लेस इक्वल एंड ग्रेटर। तो इस तरह हमने कितनी भी हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं, ये हमारा सब क्या चल रहा है, रेस्ट्रिक्शंस, जिनकी बात अभी मैं कर रहा था आपसे। ये टाइम की हो सकती है, मनी की हो सकती है, लेबर की हो सकती है, स्पेस के लिए हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे पास हमें रेस्ट्रिक्शंस दी जाएंगी। CN3 X3 और लास्ट में हमारे पास CN N XN लेस इक्वल ग्रेटर। ये जो हमने इक्वेशंस दिखाई हैं आपको, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वेयर B1, B2, B3 डॉट डॉट Bn आर कांस्टेंट। ये भी आपको कांस्टेंट की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक दे दिया जाएगा। तो ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, आप देख रहे हैं मैंने कहीं भी x की डबल पावर 2, 3 नहीं यूज़ किए। यही हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो ये तो आपका जनरल फॉर्म हो जाता है लीनियर के लिए। अब हम बात आते हैं कि जब भी हमें कोई क्वेश्चंस दिया जाता है तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ
LPP, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और एक होता है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। अब हम ग्राफिकल कब यूज़ करते हैं? ग्राफिकल आप लोगों ने क्लास 12th में पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब आपके पास ओनली 2 वेरिएबल होते हैं। ओनली यूज फॉर ओनली 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल जब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं x1, x2। जब मेरे पास इक्वेशंस हैं, जैसे आप कोई भी इक्वेशंस हैं, आप लिख सकते हैं मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 प्लस 3x2 सच दैट, ये सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस हैं, x1 माइनस x2 लेस देन 5 एंड 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन 10। और भी हो सकती हैं, एक हो सकती है 5x1 प्लस 7x2 इक्वल टू, या इसमें भी आप लेस या ग्रेटर कुछ भी लगा सकते हैं। आप लेस देन 10 लिख यहाँ पर 7, और x1 ग्रेटर देन 12, x2 ग्रेटर देन 13। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास हो सकती हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। इसके बारे में अभी तक आपने कभी वर्ड नहीं यूज़ किया होगा कि हमने सिंप्लेक्स कब यूज़ किया जाता है, और ना ही ये 12th में इसका हमने कोई जिक्र किया है। सिंप्लेक्स मेथड हमारा तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास 3, 2, 3 ये आपके इसको यूज़ करेंगे। ये एक जनरल मेथड की तरह भी वर्क कर सकते हैं हम इसमें। यूज्ड फॉर 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल जब हमें मिल, यूज फॉर 2 और मोर वेरिएबल्स। जैसे आप इसका भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को चाहें कि आपके पास केवल 2 वेरिएबल हैं और हम बोलें कि ग्राफिकल इसमें सिंप्लेक्स यूज़ किया जा सकता है, यस, सेम उसी टाइप में। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमें 3 वेरिएबल दिए जाएंगे तो क्या हम सिंप्लेक्स यूज़ कर सकते हैं? अगर हम 3 वेरिएबल हैं तो क्या हम उसमें ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं? नो। तो अगर मैं इसका कोई एग्जांपल बनाता हूँ, मैक्स जेड इज इक्वल टू 5x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 सच दैट, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 3x1 प्लस 5x2 माइनस 10x3 लेस देन 5। उसके बाद है 7x1 प्लस 9x3 ग्रेटर देन 10, और नेक्स्ट है हमारे पास 5x1 माइनस 8x2 ग्रेटर देन 11। तो और भी हो सकती हैं इक्वेशंस। तो अब देख रहे हैं आप इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं तो इट इज़ सॉल्व ओनली बाय सिंप्लेक्स मेथड। ये आपकी केवल एक ही मेथड से सॉल्व हो सकती है। किस मेथड से? सॉल्व ओनली बाय सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को भी चूज करते हैं तो इट इज आल्सो सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड एंड इट इज आल्सो सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं, लेकिन जो हमारे 3 वेरिएबल की प्रॉब्लम है वो केवल एक ही मेथड अप्लाई हो सकता है, सिंप्लेक्स मेथड। तो अब जो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें चलेंगे, वो सिलेबस के हमारे अकॉर्डिंग जो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो हमारी यूनिट 5 का पहला टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड। तो मैं अभी तक इसके बारे में मैंने बेसिक बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी क्या होती है,
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी एक क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, उसमें हमारे पास मैक्स जेड या मिनी जेड की फॉर्म में कोई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। उसके साथ में हमें कुछ डिसीजन वेरिएबल दिए जाते हैं, ये हमारे x1 x2 x3 ये डिसीजन वेरिएबल होते हैं। इनके कांस्टेंट आपके सामने लिखे हुए आपको मिलेंगे। उसके बाद जो हमने राइट हैंड साइड में आपको वैल्यूज़ बताई हैं, ये वैल्यूज़ आपकी b1 b2 b3 को इंडिकेट करेंगी। ग्राफिकल मेथड हमारे यहाँ इसमें जो आपका यूनिट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसमें थोड़ा सा टॉपिक बना है, इसको अलग कर दिया गया है। तो उसमें आप ग्राफिकल, उसमें आपको बता देंगे कि इसको ग्राफिकल से भी कैसे हम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज जो हमारी यूनिट 5th स्टार्टिंग है वो सिंप्लेक्स मेथड से स्टार्टिंग है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।